जय श्री राम, जय श्री महाकाल। थोड़ा डिले हो गया है ये वाला वीडियो, बट काम का तो है। क्यों है? क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस की। ईमानदारी से बात बताता हूँ, पूरा वीडियो बन गया था बट कुछ टेक्निकल एरर के चक्कर में वो अपलोड नहीं हो पाया। इतना दुख हुआ है ना मेरे को जिसकी लिमिट नहीं है। क्लियरिटी से बता रहा हूँ, ये चीज़ हुई यार। बट हाँ, ये ध्यान रखना, इस रिलायंस के रिजल्ट्स में बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई थी। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से रिलायंस को देखना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में एक प्रॉपर डिसीजन आप ले भी पाएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि हमें किस तरह से रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों को देखना चाहिए और हमें क्या व्यू बनाना है। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन का बटन दबा दो यार। और वहां पे एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक, राइट। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने रिलायंस के वीडियो पे। रिलायंस में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, एक्चुअली देखा जाए तो रिलायंस जैसी कंपनी अगर ग्रोथ नहीं देती है तो दैट इज नेगेटिव। रिलायंस जैसी कंपनी अगर ग्रोथ देती है तो वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल बात होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही कंपनी फट जाएगी। छोटी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आना मतलब कंपनी फट सकती है, बढ़िया चल सकती है और ऊपर जा सकता है। अच्छी दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ही आने चाहिए। अब अच्छे का मतलब क्या? रिटर्न अगर आपके मिल रहे हैं 10, 12, 25%, 20% अगर आ रहा है आपका, अगर ग्रोथ हो रही है, दैट्स ग्रेट। बट द पॉइंट इज मार्केट किस तरह से उसको देख रहा है, हम उसके ऊपर आते हैं। अब हम काम करेंगे, एक एक करके रिजल्ट्स के ऊपर बात करते चलते हैं। सबसे पहली चीज, इनके नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। हम सेल्स की बात करते हैं। 3,09,468 करोड़ की सेल्स हुई, बराबर। अगर मैं इसको जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करने जाता हूं तो भाई साहब वो थी 2,43,600 करोड़। मतलब वहां से अगर आप देखोगे तो करीब करीब 25% से सेल्स बढ़ी है। दैट इज ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर, कोई डाउट ही नहीं है। वो नंबर को अकेले अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तेजी से भागना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? अगर आप उसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो पिछले क्वार्टर था मार्च 26 क्वार्टर से, वहां से भी सेल्स बढ़ी है 5% से, दैट्स गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन, ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होता है, ठीक है। 42,900 करोड़ का पहले जून 25 क्वार्टर में क्वार्टर इनका था ऑपरेटिंग मार्जिन, जो बढ़कर 47,500 हुआ, दैट्स गुड, दैट्स एक्चुअली गुड। पर पहले ये 100 रुपए पर 18 रुपए कमा रहे थे, अब ये 100 रुपए पर 15 रुपए कमा रहे हैं। ये कंसर्निंग पॉइंट हो गया। क्यों हो गया? अरे भाई आप 2 मिनट समझो कि यहां पर कंसर्न ये है कि पहले 100 रुपए पर 18 रुपए कमा रहे थे, अब 100 रुपए पर 15 रुपए कमा रहे हैं, मतलब परसेंटेज कम हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। 30,800 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल जून क्वार्टर में ही, और अब गिरकर हो गया 23,196, मतलब प्रॉफिट गिरा है। सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट गिरा है। कोई दो राय नहीं है कि जिस हिसाब से अभी क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं तो इनके ऊपर इंपैक्ट आना था, जो कि आ भी गया और वो दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन इस कंपनी के लिए बनती है तो क्या ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है? ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, बट क्या ये नेगेटिव है? अभी हम आगे के ऊपर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा नेगेटिव है या नहीं। प्रमोटर 50% थे पहले, अब इस क्वार्टर में इन्होंने 0.48% खरीदा है। मतलब अब प्रमोटर पहले 50% के थे, अब 50.48% के होंगे। इसका मतलब प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया। अब 2 मिनट शांति से समझना, प्रमोटर मतलब कौन हुआ? अंबानी फैमिली, राइट। उन्होंने 0.48% खरीदा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर 0.48% तो है, इसमें क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम? 2 मिनट शांति से समझना। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस का है 19 लाख करोड़ का, ठीक है। मैं आगे फिगर्स नहीं जा रहा हूं ताकि इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे। 19 लाख करोड़ का 0.5% भी अगर आप करने जाओगे तो वो कितना होता है? 2 मिनट सोचो। 10,000 करोड़ है करीब करीब। उतनी बहुत सारी कंपनियां नहीं होती हैं, ये 10,000 करोड़ का ये बात कर रहे हैं। अब 0.48% ऑफ 19 लाख करोड़ करके देख लो, 10,000 करोड़ के करीब करीब फिगर आएगा। उतना इन्होंने एक बार में डाला है। ऐसी कितनी सारी, मैंने वाटर ट्रीटमेंट वाला जो कंपनी का बनाया था, वाटर ट्रीटमेंट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें तो भाई साहब बहुत सारी कंपनियां 15,000 करोड़ से कम की है। मतलब इन्होंने एक कंपनी ही डाल दी है रिलायंस में इन्वेस्टमेंट के नाम पे। FIIs गिरे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि FIIs तो तेजी से गिर ही रहे। इनफैक्ट 2023 में 22% थे, अब 17% ही बचे। DIIs पहले 16% थे, वो 22% हो गए, तो वो तो दोनों ने मैच कर लिया 5-5%।
पब्लिक 11% पे फ्लैट है, और खरीद कौन रहा है? प्रमोटर। अब इनके बिजनेस की बात करें, ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है उधर से आता है 54%, ये सबको पता है, अच्छा सबसे मेन बिजनेस उनका वही है। तो क्रूड के इस चक्कर में फर्क नहीं पड़ेगा इनके प्रॉफिट पे? ऑब्वियसली पड़ा। इनफैक्ट आप लोगों ने न्यूज भी सुनी होगी कि रशिया से जितना भी तेल आ रहा है वो रिलायंस खरीद रहा है। तो अगर रिलायंस ने रशिया से खरीदा तो कम होना चाहिए था ना भाई, मतलब प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था ना, कॉस्टिंग कम होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसके अलावा पैराक्सिलिन करके एक केमिकल आता है, और टेरेफ्थैटिक, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, टेरेफ्थैटिक एसिड करके एक केमिकल आता है। पैराक्सिलिन का ये लोग 3rd लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड में, और टेरेफ्थैटिक के 5th लार्जेस्ट हैं। क्या है ये क्रूड से ये लोग केमिकल जो बनाते हैं, वो केमिकल यूज होता है यान में, फैब्रिक्स में, पॉलिएस्टर की क्लोथिंग में, पेट बॉटल्स में, और पेट बॉटल्स मतलब वो जो अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स आती है ना, उन सब चीज़ों में, फूड पैकेजिंग में और होम फर्निशिंग में, ये सारी चीज़ों में यूज होता है। इसके ये लोग तगड़े मैन्युफैक्चरर हैं, 3rd लार्जेस्ट और 5th लार्जेस्ट है। और ये ऐसी कंपनी में देखो यार, ये कंपनी ट्रेडिंग के लिए नहीं होती है, पहले प्लीज समझ लो। बहुत लोग आपको इसमें ट्रेड कराते होंगे, आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। रिटेल पे आ जाते हैं। रिटेल पे इनका बिजनेस है 29% का, मतलब अगर 100 रुपये का रेवेन्यू है, 29% आता है रिटेल से। अब रिटेल में क्या क्या आ गया? फिजिकल हो गए, डिजिटल हो गए, न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सबको मिला के, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्रॉसरीज हो गया, फैशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सब चीज़ों के बाद 19,000 रिटेल स्टोर्स हैं इनके पास, 19,000। और जियो मार्ट इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक हाइपर कॉमर्स है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। दिग्गजेस्ट कंपनी है। डिजिटल सर्विस की बात करें 13%, जिसमें जियो आता है। और सबसे खतरनाक रिलायंस है ना, होल्ड करता है जियो में, क्योंकि सारी कंपनी इनकी रिटेल रिलायंस रिटेल है, ये सब है इनकी सब्सिडरी कंपनीज है। ठीक है, रिलायंस का एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर सब्सिडरी कंपनीज है। रिलायंस का ऑलरेडी जियो वाली कंपनी, वो जो टेलीकॉम वाली कंपनी है, उसमें 67% का होल्ड है। और अभी क्या आने वाला है? जियो का आईपीओ। और जियो के आईपीओ में क्या होगा? माना जा रहा है कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ में से होगा। अब वो आईपीओ अगर आता है तो तुम 2 मिनट सोचो कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, हो सकता है अपना स्टेक बेचे। लॉजिकल है। 67% किसका है? रिलायंस का। ध्यान रखना। और अगर जियो का लेना है स्टॉक तो थोड़ा होल्डिंग रखना। ऑयल एंड गैस में इसका 2% है, और इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है। 5,000 एकड़ पर सोलर पीवी मॉड्यूल एनर्जी स्टोरेज का ये लोग सेटअप बनाने वाले हैं जामनगर में, जहाँ पे एनर्जी स्टोरेज भी होगी, ग्रीन हाइड्रोजन भी बनेंगे। जामनगर में ये लोग भरपूर काम कर रहे हैं। और रिलायंस की मीडिया, भाई मीडिया का सर ऐसे 2% ही है टोटल टर्नओवर में। 34% का इनका स्टेक हो गया है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, 34% का। टेक्निकली तुम लोग और हम लोग क्या देखते हैं? नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, 3rd हॉटस्टार किसका है? जियो का है। तो इसके चक्कर में अभी बहुत तगड़ा हो गया है पूरा का पूरा ग्रुप। और स्पेसिफिकली ये इन्होंने क्या किया था ना, अभी आईपीएल का इनको मिल गया था ना कि जियो हॉटस्टार पे आप देखो तो उससे व्यूवरशिप बहुत तेजी से बढ़ी है। 530 मिलियन MAUs हैं इनके पास, मंथली एक्टिव यूजर्स। ऑब्वियसली आते हैं हॉटस्टार के आने के बाद तो बढ़िया है ही है। ऑयल टू केमिकल ये लोग मान रहे हैं कि अभी 30.4% से बढ़ा है, और ये बढ़ेगा भाई साहब। ये लोग ग्रोथ पे जा रहे हैं, वो भी अगले लेवल के। ठीक है, एक इन्होंने अभी नेक्स्ट लेवल की बात करिए, डेटा सेंटर्स के ऊपर जा रहे हैं। डेटा सेंटर्स पे फेसबुक और गूगल दोनों के साथ। गूगल के साथ तो इन्होंने ऐसा टाइप किया है कि जियो के साथ आप कोई भी अपना जियो का नंबर लो, जियो का रिचार्ज कराओ, जेमिनाई आपको 18 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल चल रहा है यार। और क्रिकेट की फ्रेंचाइजी के ऊपर भी मज़ेदार काम कर रहे हैं। मेरे लिए हाईलाइटिंग पॉइंट क्या मैं आपको बताता हूँ। जियो का बिजनेस 12% से बड़ा है, एबिटा 15% से बड़ा है जियो का। और जियो का क्या आने वाला है? आईपीओ। ठीक है, इसके अलावा इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 9.2% से बड़ा है। ठीक है ना। ARPU दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो आपको एयरटेल का भी देखना चाहिए, आइडिया का भी देखना चाहिए और इनका भी देखना चाहिए। इनका बड़ा है 3% से YOY, मतलब 3% से बड़ा है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, क्योंकि लोग जियो तो यूज कर रहे हैं।
और भरपूर यूज़ कर रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? क्या IPO नज़दीक है? आंसर इज यस। टेक्निकल्स पे आते हैं। 1240 का सपोर्ट है, 1340 का रेजिस्टेंस है, 1340 के ऊपर 1460 का रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी को वापस 25,000 के करीब करीब जाना है तो इसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बढ़ेगा तो नहीं जाएगी वहाँ तक कहानी, फॉर श्योर। रही बात रिलायंस जैसी शेयर्स, अगर आपको जियो चाहिए अपने हाथ में तो जियो का IPO चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, बट आप अपने हिसाब से देखिएगा, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर इतना डिटेल में सीखना चाहते हो, आप सबको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपके पास डिटेल्स हैं। हम लोग बैच साइज़ छोटा लेते हैं, 25 जनों का बैच साइज लेते हैं, ताकि मैं उसमें आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, सब कुछ एकदम हैंड टू हैंड सिखा पाऊँ। जहाँ मैं बैच साइज़ भी छोटा लेता हूँ ताकि हम लोगों की कनेक्टिविटी बने रहे। 1 घंटा मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करता हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे, जो सीख रहे हो उसको यूज़ कर पाओ। मन हो तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करना चाहते हो कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और भी कंपनी के बारे में बताइए कौन सी कंपनी चाहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।